अगर औरतों की जगह मर्दों को पीरियड्स होते तो दुनिया कैसी होती? इस सवाल के साथ एक छोटा सा निबंध आज से 47 साल पहले छपा। पत्रिका का नाम था मिस मैगजीन। तीखे तंज से भरा ये लेख ग्लोरिया स्टाइनम ने लिखा था, जिसमें एक बात की पड़ताल की थी कि पीरियड्स को लेकर समाज महिलाओं के साथ कितना पक्षपाती है और कितना भेदभाव वाला नजरिया रखता है। हम यहाँ इस निबंध का हिंदी भावानुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत में रहकर मुझे एक बात समझ आई, गोरों की अल्पसंख्यक आबादी ने सदियों तक हमें धोखे में रखा। धोखा ये कि सफेद चमड़ी लोगों को श्रेष्ठ बनाती है, जबकि असल में होता ये है कि गोरे लोग अल्ट्रावायलेट किरणों और झुर्रियों से ज्यादा परेशान होते हैं। सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ने के बाद मैं लिंग ईर्ष्या के बारे में डाउट से भर गई। कायदे से गर्भ ईर्ष्या तब भी एक तार्किक बात है, क्योंकि सिर्फ आप ही बच्चे को जन्म दे सकती हैं। वैसे भी पीनस जैसा भारी और असुरक्षित अंग पुरुषों को वास्तव में बहुत खतरे में डाल देता है। लेकिन हाल ही में जब एक महिला सार्वजनिक मंच पर तगड़ी बहस कर रही थी, तभी अचानक उन्हें पीरियड्स आ गए। उनकी ड्रेस पर लाल दाग फैल गया था। लेकिन जब उस घटना के बारे में कानाफूसी होने लगी, तब उन्होंने उस हॉल में बैठे सारे पुरुषों से कहा, तुम्हें तो अपने मंच पर एक ऐसी महिला के होने पर गर्व होना चाहिए जिसे पीरियड्स आ रहे हैं। ये शायद पिछले कई सालों में मर्दों के इस समूह के साथ हुई कोई पहली असली बात है। माहौल शांत हो गया। तंज के साथ उन्होंने एक नकारात्मक बात को सकारात्मक बात में बदल दिया। उनकी कहानी को भारत के अनुभव और फ्रॉइड की बात के साथ मिलाकर देखने में मुझे आखिरकार सकारात्मक सोच की ताकत समझ आई। जो कुछ भी किसी ताकतवर समूह के पास होगा, वो अपनी शक्ति साबित करने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा ही, और जो कुछ भी किसी कमजोर समूह के पास होगा, उनकी बुरी हालत को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ब्लैक पुरुषों को कम वेतन और ज्यादा परिश्रम वाले काम दिए गए, क्योंकि कहा गया कि वे गोरे पुरुषों से मजबूत हैं, जबकि सभी महिलाओं को कम वेतन वाले कामों पर रखा गया क्योंकि कहा गया कि वे कमजोर हैं। एक बार एक बच्चे से पूछा गया कि क्या वह अपनी माँ की तरह वकील बनना चाहता है, तो उसने जवाब दिया, ओ नहीं, वह महिलाओं का काम है। तो बात यह है कि दमन का तर्क से कोई लेना देना नहीं होता। तो क्या होता अगर अचानक जादुई रूप से पुरुषों को पीरियड्स होते और महिलाओं को नहीं? साफ साफ कहें तो उसके बाद पीरियड्स होना एक जलाने वाली, घमंड करने लायक मर्दानगी की बात हो जाती। पुरुष इस बात का घमंड करते कि उन्हें पीरियड्स कितने लंबे और कितने ज्यादा हैं। नौजवान लड़के इसी मर्दानगी की शुरुआत मानते और एक दूसरे से ईर्ष्या करते। पीरियड्स के दिन तोहफे दिए जाते, धार्मिक समारोह होते, फैमिली डिनर्स होते और उस दिन की याद में स्टैक पार्टीज होती। बड़ी हस्तियों को भी पीरियड्स होते, जिस कारण काम का नुकसान होता। उसे रोकने के लिए अमेरिकी संसद एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्मेनोरिया को फंड करती। डॉक्टर दिल के दौरे के बारे में कम शोध करते क्योंकि पुरुष उससे हार्मोनली सुरक्षित होते। पर यह जरूर होता कि दुनिया भर की सारी रिसर्च क्रैम्प्स के बारे में की जाती। सैनिटरी पैड्स मुफ्त हो जाते और सरकार उसका पैसा भरती। बेशक कुछ पुरुष फिर भी अपनी इज्जत के लिए ऐसे महंगे कमर्शियल ब्रांड्स वाले सैनिटरी पैड्स खरीदते, जैसे पॉल न्यूमैन टैम्पॉन्स, मोहम्मद अलीज रोपडोप पैड्स, जॉन वेन मैक्सी पैड्स और जो नमथ चॉक शील्ड्स फॉर दोज लाइट बैचलर डेज। सर्वे करने वाले आंकड़ों के आधार पर दिखाते कि कैसे पीरियड्स के दौरान पुरुष खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीतते हैं। सेना के जनरल, दक्षिणपंथी राजनेता और धार्मिक कट्टरपंथी कहते कि पीरियड्स होना इस बात का सबूत है कि केवल पुरुष ही ईश्वर और देश के लिए युद्ध में सेवा कर सकते हैं। वो कहते खून लेना है तो खून देना पड़ेगा, केवल पुरुष ही बड़े राजनीतिक पद संभाल सकते हैं। वे पूछते कि क्या महिलाएं मंगल ग्रह से कंट्रोल होने वाले पीरियड्स के बिना सही मायने में उतनी ही जोशीली हो सकती हैं। वे कहते कि सिर्फ पुरुष ही पुजारी, मंत्री, ईश्वर या रैबाय बन सकते हैं। ईश्वर एक पुरुष है क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए ये खून दिया है। वे मानते कि मासिक शुद्धिकरण के बिना महिलाएं अस्वच्छ हैं। उदारवादी पुरुष और कट्टरपंथी इस बात पर जोर देते कि महिलाएं बराबर हैं, बस अलग हैं, और कोई भी महिला पुरुषों जैसा दर्जा हासिल कर सकती है, बस वो पीरियड सुप्रीमेसी की बात मान ले। बाकी सब बस एक मुद्दा है। या हर महीने खुद को एक बड़ा घाव देने को तैयार हो क्योंकि लिबरल कहेंगे कि तुम्हें क्रांति के लिए खून देना होगा। गली मोहल्ले के लोग नए नए स्लैंग्स बनाएंगे, जैसे वो 3 पैड वाला आदमी है, और नुक्कड़ पर एक दूसरे को हाई फाइव देते हुए कहेंगे, यार तू तो बढ़िया लग रहा है, हाँ यार मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। टीवी शो इस विषय पर खुलकर चर्चाएं करते। हैप्पी डेज रिची और पॉट्सी फॉन्जी को मनाने की कोशिश करते कि वो अभी भी द फॉन्स हैं, भले ही उसने लगातार 2 पीरियड मिस कर दिए हों। हिल स्ट्रीट ब्लूज की हेडलाइन होगी कि पूरे इलाके को एक ही साइकिल में पीरियड्स आते हैं। बाकी अखबार भी ऐसी ही खबरें छापेंगे, जैसे गर्मियों के दिनों में शार्क्स में आतंक है, वे पीरियड्स वाले पुरुषों को खतरा बता रही हैं, या फिर जज ने बलात्कार के अपराधियों को माफ करते समय अपने मंथलीज का हवाला दिया।
और फिल्में भी इसी तरह ही बनती, जैसे न्यूमैन एंड रेडफोर्ड इन ब्लड ब्रदर्स। पुरुष महिलाओं को समझाते कि महीने के उन दिनों में सेक्स ज्यादा सुख देता है। लेस्बियन से कहा जाता कि वे खून और जीवन से डरती हैं, जबकि उन्हें बस एक अच्छे पीरियड मैन की जरूरत है। मेडिकल कॉलेज महिलाओं की एंट्री लिमिट कर देते, क्योंकि वो तो खून देखकर ही बेहोश हो सकती थी। बेशक बुद्धिजीवी सबसे नैतिक और तार्किक तर्क पेश करेंगे। चंद्रमा और ग्रहों के चक्रों को मापने की प्रकृति के इस उपहार के बिना एक महिला उस किसी भी विषय में महारत कैसे हासिल कर सकती है जिसमें वक्त, जगह, गणित या किसी भी चीज को मापने की स्किल की जरूरत होती है। दर्शन और धर्म में औरतें ब्रह्मांड की लय से कट जाने के इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगी, या फिर वो हर महीने होने वाली सिंबॉलिक मृत्यु या पुनर्जन्म के अभाव को कैसे पाटेंगी। मेनोपॉज को एक इवेंट के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ये इस बात का प्रतीक होगा कि पुरुषों ने अपने पीरियड साइकिल से आने वाले पर्याप्त बुद्धिमत्ता हासिल कर ली है और अब उन्हें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हर क्षेत्र में उदारवादी पुरुष दयालु बनने की कोशिश करेंगे। उनका कहना होगा कि क्योंकि इन लोगों के पास अब जिंदगी को सेलिब्रेट करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए यही इनकी सजा है। और महिलाओं को रिएक्ट करने के लिए कैसे ट्रेन किया जाएगा? इस बात की कल्पना की जा सकती है कि दक्षिणपंथी महिलाएं मजबूती से और मुस्कुराते हुए एक प्रकार की तृप्त आत्मपीड़ा के साथ इन सभी तर्कों से सहमत हो जाएं। फिलिस काल्फी कहेंगी, ERA गृहिणियों को हर महीने खुद को घायल करने के लिए मजबूर कर देगा। वहीं मार्बल मॉर्गन कहेंगे, तुम्हारे पति का खून यीशु के खून जितना पवित्र है और साथ में बहुत सेक्सी भी। सुधारक और क्वीन बीज अपने जीवन को अपने आसपास के पुरुषों के पीरियड साइकिल के अनुसार ढाल लेंगी। नारीवादी बार बार समझाएंगे कि पुरुषों को भी आक्रामकता के गलत विचार से मुक्त होना चाहिए, जैसे कि महिलाओं को मासिक ईर्ष्या के बंधनों से निकलना चाहिए। कट्टर नारीवादी ये जोड़ेंगे कि जिन लोगों को पीरियड्स नहीं होते उनका उत्पीड़न ही बाकी लोगों के उत्पीड़न का पैटर्न है। वैम्पायर हमारे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। वहीं सांस्कृतिक नारीवादी कला और साहित्य में बिना खून वाली महिला की छवि को महानता मिलने लगती। समाजवादी नारीवादी इस बात पर जोर देती कि इस बार पूंजीवाद और साम्राज्यवाद हट जाए तो महिलाओं को भी पीरियड्स होंगे। वे समझाती कि रूस में अगर महिलाओं को इस वक्त पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि सच्चा समाजवाद पूंजीवादी घेरे के भीतर मौजूद नहीं रह सकता। संक्षेप में कहें तो हम ये जान पाएंगे, जैसा कि हमें पहले से भी अंदाजा था, कि तर्क हमेशा तर्क देने वाले की नजर में होता है। उदाहरण के लिए सिद्धांतकारों और तर्कशास्त्रियों के लिए एक बात है, अगर माना जाता है कि पीरियड साइकिल की शुरुआत में जब फीमेल हार्मोन सबसे कम होते हैं उस वक्त महिलाएं कम तर्कशील और अधिक भावुक होती हैं, तो फिर ये क्यों नहीं कहा जाए कि उन कुछ दिनों में महिलाएं ठीक वैसे ही व्यवहार करती हैं जैसे पुरुष पूरे महीने करते हैं। आगे की बात मैं आपकी कल्पना पर छोड़ देती हूँ। सच्चाई यह है कि अगर पुरुषों को पीरियड्स आते तो उनकी सत्ता को बरकरार रखने वाले तर्क चलते ही रहते। हाँ, अगर हम उन्हें उसकी अनुमति दें तो। मेरा नाम है श्रुति और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।